हमारे आसपास की हर चीज, चाहे वो हाथ में पकड़ा हुआ फोन हो या फिर हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, सब के सब तत्वों यानी एलिमेंट से बनी है। पर मजे की बात यह है कि ये सारे तत्व एक जैसे नहीं होते। तो आज हम केमिस्ट्री के सबसे बड़े बंटवारे को समझने वाले हैं, वो लाइन जो मेटल्स को नॉन मेटल से अलग करती है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ठोस चमचमाती सोने की अंगूठी और वो हवा जिसमें हम अभी सांस ले रहे हैं, इन दोनों में क्या कोई कॉमन बात हो सकती है? मतलब एक चीज ठोस है और चमकदार और दूसरी तो दिखाई भी नहीं देती। तो जवाब ये है कि दोनों ही तत्वों से बने हैं, लेकिन ये केमिकल वर्ल्ड के दो एकदम अलग-अलग कोनों से आते हैं। और आज हम इसी बंटवारे की एक-एक परत को खोलकर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस बेसिक बंटवारे को ही समझते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हमें पता है वो सब इन्हीं में से किसी एक टीम में आते हैं। और पता है, यही क्लासिफिकेशन तय करता है कि वो चीज़ बिहेव कैसे करेगी और हम उसे इस्तेमाल कैसे करेंगे। पीरियोडिक टेबल में अब तक 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं और इनको समझने का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा स्टेप है वो है इन्हें दो मेन टीमों में बांटना, मेटल्स और नॉन मेटल्स। यकीन मानिए, ये केमिस्ट्री के सबसे फंडामेंटल डिफरेंसेस में से एक है। तो सवाल ये है कि आखिर एक मेटल और नॉन मेटल में फर्क पता कैसे करें। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करके। मतलब वो चीजें जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज बस उनकी शक्ल देखिए। मेटल्स में ना एक खास चमक होती है, लस्ट्रस होते हैं। सोचिए कैसे चांदी का सिक्का रोशनी में चमकता है, बिल्कुल वैसी। वहीं दूसरी तरफ नॉन मेटल्स जैसे कि कोयले का टुकड़ा, वो आमतौर पर डल या बिना चमक के होते हैं। अब देखते हैं कि अगर इन पर हथौड़ा चलाया जाए तो क्या होगा। मेटल्स होते हैं मैल्यूएबल और डक्टाइल। इसका सीधा सा मतलब है कि आप उन्हें पीट पीट कर पतली शीट्स में बदल सकते हैं या खींचकर तार बना सकते हैं और वो टूटेंगे नहीं। लेकिन नॉन मेटल्स वो होते हैं ब्रिटल, मतलब एक हथौड़ा मारा और वो कांच की तरह टूटकर बिखर जाएंगे। और ये वाला जो फर्क है ना, ये बहुत बड़ा है, एनर्जी का फ्लो। मेटल्स गर्मी और बिजली के बेहतरीन कंडक्टर्स होते हैं, तभी तो हमारे घरों में बिजली के तार तांबे के बने होते हैं। नॉन मेटल्स इसके बिल्कुल उलट आमतौर पर इंसुलेटर्स होते हैं, मतलब वो एनर्जी के फ्लो को रोक देते हैं। हाँ, लेकिन केमिस्ट्री में ना हमेशा कुछ रूल ब्रेकर्स भी होते हैं। जैसे कि मर्क्यूरी है तो मेटल, पर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ग्राफाइट जो हमारी पेंसिल में होता है, वो नॉन मेटल होकर भी बिजली कंडक्ट करता है। आयोडीन एक और नॉन मेटल जिसमें मेटल्स जैसी चमक होती है। और तो और सोडियम और पोटेशियम जैसे एल्कली मेटल्स इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो ये एक्सेप्शंस हमें दिखाते हैं कि ये कैटेगरीज हमेशा पत्थर की लकीर नहीं होती। तो दिखने में तो ये अलग हैं ही, पर केमिकली ये बिहेव कैसे करते हैं, असल कहानी तो अब शुरू होती है। ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। तो क्या सारे मेटल्स एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं? मतलब क्या लोहे का एक टुकड़ा हवा में रखे सोने की तरह ही बिहेव करेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये जो अंतर है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर एंट्री होती है रिएक्टिविटी सीरीज की। इसे आप मेटल्स के लिए एक पावर रैंकिंग लिस्ट की तरह समझ सकते हैं। ये लिस्ट उन्हें सबसे ज्यादा रिएक्टिव से लेकर सबसे कम रिएक्टिव के ऑर्डर में जमाती है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर टॉप पर पोटेशियम जैसे मेटल्स हैं, जो पानी के कांटेक्ट में आते ही धमाके के साथ रिएक्ट करते हैं। बीच में आते हैं आयरन और जिंक जैसे मेटल्स। और लिस्ट में सबसे नीचे हैं गोल्ड और कॉपर, जो बहुत ही कम रिएक्टिव हैं। असल में यही वजह है कि सोने के गहने सालों साल अपनी चमक नहीं खोते। तो ये जो दो ऑपोजिट टीमें हैं, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कैसे होती हैं? चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलकर वो कंपाउंड्स बनाते हैं जिनसे हमारी पूरी दुनिया बनी है। इसे एक लेन देन की कहानी की तरह समझिए। मेटल्स जो हैं वो अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन्स बड़ी आसानी से दान कर देते हैं, जिससे उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और नॉन मेटल्स वो इन छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स को फौरन लपक लेते हैं, जिससे उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का ये जो ट्रांसफर है, ये एक जबरदस्त अट्रैक्शन पैदा करता है, जिसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चुंबक के दो ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं। और इस बॉन्ड से जो कंपाउंड्स बनते हैं, उनके अपने ही अलग गुण होते हैं। हमारा खाने वाला नमक यानी सोडियम क्लोराइड इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है।
ये एक सॉलिड क्रिस्टल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ये सॉलिड फॉर्म में बिजली कंडक्ट नहीं करता, लेकिन जैसे ही आप इसे पिघलाते हैं या पानी में घोलते हैं, इसके चार्ज्ड आयॉन्स फ्री हो जाते हैं और बिजली कंडक्ट करने लगते हैं। अच्छा, तो ये सारी केमिस्ट्री असल दुनिया में दिखती कैसी है? देखिए, मेटल्स तो हर जगह हैं, बड़े बड़े पुलों से लेकर हमारे हाथ में रखे फ़ोन तक। लेकिन इनकी इसी रिएक्टिव नेचर का एक दूसरा पहलू भी है, एक ऐसी लड़ाई जो लगातार चलती रहती है। और वो लड़ाई है करोजन के खिलाफ, जिसे हम आम भाषा में जंग लगना कहते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें मेटल्स अपने आसपास के एनवायरनमेंट मतलब हवा और नमी के साथ रिएक्ट करते हैं। असल में ये उनकी अपनी नेचुरल अनरिफाइंड स्टेट में वापस जाने की कोशिश है। और इसे तो सब ने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। किसी पुरानी कील पर लगा लाल भूरा जंग, किसी पुरानी तांबे की मूर्ति पर जमी हरी परत, या फिर चांदी के बर्तनों का काला पड़ जाना। ये सब करोजन के क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। तो सवाल यह है कि हम इस नेचुरल डिके से लड़ते कैसे हैं? जवाब है स्मार्ट केमिस्ट्री से। हम मेटल्स को पेंट या तेल की एक परत से ढक सकते हैं ताकि हवा, नमी से उनका कांटेक्ट ही टूट जाए। हम स्टेनलेस स्टील जैसे रस्ट प्रूफ एलॉय बना सकते हैं। एक और तरीका है गैल्वेनाइजेशन, जिसमें लोहे पर जिंक जैसी ज्यादा रिएक्टिव मेटल की परत चढ़ा दी जाती है। इससे जिंक खुद कुर्बान होकर लोहे को बचा लेता है। या फिर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बिजली की मदद से एक धातु पर दूसरी धातु की एक पतली प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा दी जाती है। तो आखिर में बात यह है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच के इस बड़े से डिवाइड को समझना ही हमें इसे पाटना सिखाता है। इसी समझ की वजह से हम स्टेनलेस स्टील जैसे मजबूत अलॉय बना पाते हैं और ऐसे मटेरियल्स तैयार कर पाते हैं जिनसे हमारी आज की दुनिया बनी है, बड़े बड़े पुलों से लेकर हमारे कंप्यूटर चिप्स तक। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स दो एक्सट्रीम्स हैं, तो उन एलिमेंट्स का क्या जो इन दोनों के बीच में आते हैं? मेटलॉइड्स, जिनमें दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज होती हैं। असल में वही तो कंप्यूटर चिप्स से लेकर सोलर पैनल्स तक हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की चाबी हैं। और ये बात साबित करती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी खोजें दो किनारों के बीच की जमीन पर ही होती हैं।